नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये मेडिटेट फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल पर बाबा जी की यूनिफाइड 2025 श्रृंखला और रॉजर लैम्फियर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ के अध्याय 20 पर आधारित है। अध्याय का शीर्षक है समस्त जीवन तक संचार का विस्तार। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन स्रोतों में गहराई से उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कम्युनिकेशन मतलब संचार सिर्फ हम इंसानों के बीच होता है या फिर ये पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि जिन्हें हम निर्जीव मानते हैं उन चीज़ों तक भी फैला है। हम देखेंगे कि इन स्रोतों से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। ये सोचना भी थोड़ा अजीब है ना कि क्या हर चीज़ जैसे कोई चट्टान या पेड़ या हमारा फ़ोन भी, क्या वो सचेत है, और अगर है तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? सवाल तो बड़े हैं, पर चलिए देखते हैं ये विचार हमें कहाँ ले जाते हैं। तो स्रोत जो है वो एक बहुत ही बुनियादी विचार से शुरू करते हैं कि हर चीज़ का जो बेस है वो प्रेम है। इसे कभी कभी वो फिजिक्स के यूनिफाइड फील्ड से भी जोड़ते हैं। आप इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे कि कैसे प्रेम हर चीज का आधार है? बिल्कुल। और ये मतलब इस पूरी बातचीत की नींव है। स्रोत का तर्क ये है कि जैसे भौतिकी, फिजिक्स एक मूल ऊर्जा या फील्ड खोज रही है जिससे सब बना है, वैसे ही ये दर्शन कहता है कि प्रेम ही वो अंतिम, वो फंडामेंटल चीज है जिससे सारी सृष्टि, सब कुछ बना है। अच्छा। जैसे मिट्टी के अलग अलग बर्तन होते हैं या मूर्तियां, दिखते अलग हैं पर हैं तो मिट्टी ही। वैसे ही दुनिया की हर चीज, चाहे वो जीवित लगे या निर्जीव, मूल रूप से प्रेम ही है, प्रेम की ही अभिव्यक्ति। यानी हर एटम, हर एनर्जी वेव, सब कुछ प्रेम है। आपके कहने का मतलब ये है? स्रोत तो यही कहते हैं। इसीलिए जो हमें इतनी विविधता, इतनी वैरायटी दिखती है सतह पर, उसके बावजूद सबका मूल तत्व एक ही है, प्रेम। और एक और जरूरी बात, हर चीज में कुछ ईश्वर प्रदत्त गुण मौजूद हैं। ईश्वर प्रदत्त गुण जैसे प्रकाश, सत्य, आनंद, शांति, समृद्धि, करुणा और आलोचना रहित होना। अच्छा। और ये सिर्फ इंसानों या जानवरों में नहीं, हर चीज में। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब ये गुण, प्रकाश, सत्य, आनंद, वो इस मेज में भी है या मेरे फोन में? ये थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ। हमारी आम सोच से ये अलग है, लेकिन स्रोत यही कह रहे हैं। फोन का ये उदाहरण ले, उसका जो फिजिकल फॉर्म है उसके परे उसके मूल तत्व में भी वही गुण हैं, प्रकाश, सत्य, प्रेम, आनंद, शांति वगैरह। क्यों? क्योंकि वो भी उसी मूल तत्व, उसी प्रेम से बना है। स्रोत कहते हैं ईश्वर ने प्रेम के सिवा कुछ बनाया ही नहीं, सब उसी का विस्तार है। ठीक है। अच्छा, तो फिर चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस। हम तो सोचते हैं चेतना मतलब देखना, सुनना, सूंघना, हमारी 5 इंद्रियां। लेकिन ये स्रोत तो इसे कुछ और ही बता रहे हैं, कहीं ज्यादा बड़ा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत चेतना को सिर्फ सेंसरी अवेयरनेस मतलब इंद्रियों से मिलने वाली जागरूकता तक नहीं रखते। वो कहते हैं कि चेतना असल में अस्तित्व के प्रति जागरूकता है। ईश्वर की जो सृजनात्मक सोच है उसमें जो कुछ भी है उसके प्रति जागरूक होना। और सबसे गहरे लेवल पर प्रेम का स्वभाव ही है खुद को जानना। खुद को जानना प्रेम का स्वभाव है। हाँ, और यही आत्मज्ञान, अपने प्रेममय स्वभाव के प्रति जागरूकता, यही चेतना का सबसे शुद्ध रूप है। और इसी जानने के लिए सृष्टि बनी। ये तो मतलब पर्पस ऑफ क्रिएशन जैसा लग रहा है। हाँ, आप सही सोच रही हैं। स्रोत कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं कि प्रेम खुद को जानना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, और सृष्टि उसी प्रक्रिया का नतीजा है। अब यहाँ एक और चीज समझनी है। एक है पूर्ण चेतना और एक है जिसे स्रोत सीमित चेतना कहते हैं। सीमित चेतना वो क्या हुई? जैसे कोई पत्थर है या पौधा। स्रोत कहते हैं कि ये शायद पूरी सृष्टि के बारे में उस तरह जागरूक ना हो जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, लेकिन ये अपने होने के प्रति, अपने प्रेममय स्वभाव के प्रति जागरूक जरूर होता है। और इसी सीमित जागरूकता के कारण ये सृष्टि की हर दूसरी चीज से जुड़ा है और उसमें संवाद की क्षमता है, भले वो संवाद हमारी समझ से परे हो। तो अगर हर चीज सीमित रूप में ही सही प्रेम से बनी है और सचेत है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि हर चीज बात कर सकती है? क्या स्रोत यही कह रहे हैं? जी, उनका निष्कर्ष यही निकलता है।
क्योंकि हर चीज अपने प्रेममय स्वभाव के प्रति जागरूक है, तो उसमें दूसरी चीजों से संवाद करने की क्षमता भी है। नेचुरली हम इंसानों में ये क्षमता बहुत ज्यादा है, पर हम शायद इस पर भरोसा नहीं करते, या फिर इसे बहुत सतही तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ शब्द, इशारे। श्रोत कहते हैं हमारी असली कम्युनिकेशन पावर इंद्रियों से कहीं आगे है। ये सच सुनने में तो बहुत ही आकर्षक है, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है। कोई भी सोच सकता है कि ये सब बस अपनी कल्पना है, विशफुल थिंकिंग। क्या स्रोत बताते हैं कि हम कैसे जाने कि ये वाकई दूसरी चीज का संदेश है, न कि हमारे अपने मन की उपज? ये सवाल बहुत जरूरी है, और स्रोत सीधे सीधे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं देते। वो जोर देते हैं अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर, और इसीलिए वो एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस सुझाते हैं जिससे व्यक्ति खुद इस संभावना को टेस्ट कर सकता है। ये पुष्टि बाहरी सबूत से ज्यादा अंदरूनी अनुभव पर आधारित है, और यहीं वो पौधे वाला अभ्यास आता है। अच्छा, तो सिद्धांत से अभ्यास पर आते हैं। पौधे के साथ संवाद सुनने में अभी भी थोड़ा अनोखा तो लगता है। बताइए, क्या कदम है इस अभ्यास में? हाँ, ये अपने उस अनदेखी क्षमता को जगाने का एक तरीका है। तो सबसे पहले एक जीवित पौधा चुनें, कोई भी, फिर उसके पास शांति से बैठ जाएं, एकदम शांत। ठीक है, पौधे के पास शांति से बैठना, यहाँ तक ठीक। आगे? अब अपना ध्यान अपने हृदय पर लाएं, हार्ट सेंटर पर। वहां प्रेम की भावना को महसूस करें, उसे वाइब्रेट होने दें। फिर कल्पना करें कि ये प्रेम आपके दिल से निकलकर पौधे तक फैल रहा है, जैसे प्रेम की एक ऊर्जा उसे धीरे से छू रही हो, उसे घेर रही हो। हृदय पर ध्यान, प्रेम महसूस करना और पौधे तक फैलाना। जी बिल्कुल। ठीक है, फिर? इसके बाद जैसे आप नॉर्मली ईश्वर से कनेक्ट करते हैं वैसे करें। ईश्वर के कुछ गुण, प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद, इन्हें मन में दोहराएं। पहले अपने लिए स्वीकार करें, फिर वही गुण उस पौधे के लिए भी स्वीकार करें। मन में कहें, हम दोनों ईश्वर के प्रेम से बने हैं, हम दोनों प्रकाश हैं। इस तरह से ये एकता बनाने का तरीका है। ये जरूरी लगता है, दोनों के लिए स्वीकार करना। इसके बाद? अब आप तैयार हैं सचेत संवाद के लिए। कुछ पल बस चुपचाप इस प्रेम के लेन देन को महसूस करें। प्रेम भेजें और महसूस करें कि प्रेम वापस भी आ रहा है। फिर शांति से अपने विचारों के जरिए पौधे से पूछें, मेरे प्रिय, मैं तुम्हें और ज्यादा आरामदायक और ज्यादा सहज महसूस कराने के लिए क्या कर सकता हूँ? पौधे से पूछना कि उसे और आरामदायक कैसे बनाए। मुझे तो डर है मेरा पौधा कहेगा गाना सुनाओ और मैं बहुत बुरा गाती हूँ। खैर, मजाक अपनी जगह, जवाब कैसे मिलेगा? आवाज आएगी कोई? नहीं, आवाज नहीं। स्रोत कहते हैं जवाब आपके हायर सेल्फ, आपके अंतर्ज्ञान के जरिए आएगा, विचारों के रूप में, या किसी भावना के रूप में, या अचानक से कुछ पता चल जाने के रूप में। पौधा बता सकता है पानी चाहिए, धूप चाहिए, जगह बदलनी है। ध्यान देना है कि उसे और आरामदायक कैसे बनाया जाए। विचारों या भावनाओं के रूप में। पर ये कैसे पता चले कि ये विचार पौधे के हैं, मेरे नहीं? यहीं पर वो शक फिर से आ सकता है जो मैंने पहले पूछा था। हाँ, और यहीं पर पुष्टि, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आती है। स्रोत कहते हैं कि जो विचार या भावना आए उसे मन में दोहराएं, फिर अपने हायर सेल्फ से पूछें, क्या ये पौधे का सही संदेश है? अपने अंदर के हाँ या नहीं के सिग्नल इस्तेमाल करें जो शायद आपने पहले से तय किए हों। ये अपने इंट्यूशन को चेक करने जैसा है। अच्छा, तो हायर सेल्फ से पुष्टि करना जरूरी है ताकि वहम और संदेश में फर्क पता चले। और जब ये बातचीत पूरी हो जाए तब? जब संचार पूरा हो जाए और अगर पौधे ने कोई जरूरत बताई है तो उसके अनुसार काम करें। पानी दें, धूप में रखें, जो भी हो। ये एक्शन दिखाता है कि आपने सुना, समझा और सम्मान किया। और अगर जरूरत लगे तो आप पौधे के स्वास्थ्य के लिए, अपने अनुभव के लिए एक क्रिएटिंग फॉर्मूला बना सकते हैं। क्रिएटिंग फॉर्मूला, ये क्या होता है? थोड़ा और समझाएंगे। क्रिएटिंग फॉर्मूला मतलब एक तरह का सकारात्मक कथन, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो आप अपने अनुभव को बदलने के लिए बनाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मैं एक स्वस्थ और हरे भरे पौधे का अनुभव कर रही हूं। स्रोत कहते हैं, आप सीधे पौधे को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपने अनुभव को क्रिएट कर रहे हैं। और क्योंकि सब जुड़ा है तो आपके इस पॉजिटिव अनुभव का फायदा पौधे को भी मिल सकता है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, पर ये अपने नजरिए पर काम करने का तरीका है। ये अभ्यास तो वाकई काफी गहरा है, खासकर वो हायर सेल्फ से पुष्टि वाली बात। आपने कहा ये यूट्यूब चर्चाओं पर आधारित है, तो क्या लोगों ने अपने अनुभव भी बताए या इस अभ्यास से जुड़ी और क्या बातें सामने आई? क्योंकि ये सिर्फ किताबी नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। यूट्यूब चर्चाओं में कई दिलचस्प अनुभवों और स्पष्टीकरण सामने आए, जिनसे यह अभ्यास और साफ होता है।
पहली और सबसे अहम बात जो बार बार आई वो ये है कि ये अभ्यास असल में हमारी अपनी चेतना, हमारी धारणा को बड़ा करने के बारे में है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं ये उसे बदलता है। हम अपनी समझ की हदें बढ़ा रहे होते हैं। और क्या लोगों ने सिर्फ पौधों से ही नहीं दूसरी चीजों से भी कोशिश की? जी हाँ, लोगों ने पौधों के अलावा क्रिस्टल से, अपने स्कूटर से, यहाँ तक कि पत्थर से भी बात करने की कोशिश की और अनुभव शेयर किए। एक बहुत ही मजेदार अनुभव था। किसी ने अपने क्रिस्टल पत्थर से पूछा कि क्या वो उसे पॉलिश करवा लें, तो कथित तौर पर पत्थर से जवाब मिला, नहीं करवाना, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। पत्थर कह रहा है उसे पॉलिश नहीं होना, ये तो हैरान करने वाला है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि ये उसी व्यक्ति के मन की कोई बात हो जो उसने पत्थर पर डाल दी हो? ये शक तो बना रहता है। वाजिब सवाल है और चर्चाओं में इस पर भी बात हुई। स्रोत या अभ्यास करने वाले ये दावा नहीं करते कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये अनुभव पर आधारित है। यहाँ सुनने और ग्रहणशील रिसेप्टिव होने पर बहुत जोर दिया गया। ये अपनी मर्जी थोपना नहीं है, बल्कि दूसरे की जरूरत समझने की कोशिश है। और संदेश चाहे बाहर से आए या अंदर से, दोनों हाल में व्यक्ति अपनी सेंसिटिविटी तो बढ़ा ही रहा है। और हायर सेल्फ का रोल एक ट्रांसलेटर जैसा है, जैसा आपने पहले कहा था। हाँ बिल्कुल, हायर सेल्फ एक इंटरप्रेटर की तरह है जो पौधे या चीज के एनर्जी वाले मैसेज को हमारे समझने लायक विचारों या भावनाओं में बदलता है और हमारे सवाल या इरादे को उस तक पहुंचाता है। चर्चा में अटैचमेंट और संवाद में बैलेंस की भी बात थी। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट था। भावनात्मक लगाव, जैसे ये मेरा पौधा है, और करुणामय संवाद, इसमें संतुलन जरूरी है। उद्देश्य जुड़ाव महसूस करना है, न कि पोजेशन या बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग। जैसे हम सड़क पर किसी अजनबी से सहानुभूति से बात कर सकते हैं बिना गहरा रिश्ता बनाए, वैसे ही यहाँ भी थोड़ी डिटैचमेंट के साथ करुणा रखने की बात है। और उपनिषद का जिक्र भी आया था, है ना? जी, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम, कि सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। चर्चा में ये बात आई कि ये पौधा संवाद अभ्यास उस महान सत्य को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बन सकता है। जब हम हर चीज से प्रेम से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि हाँ, सब एक ही चेतना से जुड़ा है। तो ये अभ्यास सिर्फ पौधों तक ही नहीं है, स्रोत इसे आगे ले जाने को कहते हैं। बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। स्रोत हमें इस संवाद को, इस दोस्ती वाले नजरिए को जानवरों, कीड़ों, दूसरी चीजों तक फैलाने को कहते हैं। आइडिया है अपनी मित्रता का विस्तार करें। जब हम ये मान लेते हैं कि सब प्रेम है और सब चैतन्य है किसी न किसी लेवल पर, तो संवाद की कोई सीमा नहीं रहती। मतलब बिल्लियां, कुत्ते, पक्षी, चींटियां, मक्खियां भी, और निर्जीव चीजें भी। स्रोत के अनुसार हाँ, सब कुछ। ये ईश्वर की जो अद्भुत रचना है उसके प्रति खुद को खोलने जैसा है। ये हमारे अकेलेपन के एहसास को कम कर सकता है और हमें सृष्टि से जुड़ा हुआ महसूस करा सकता है। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि इन स्रोतों के अनुसार प्रेम ही सबका आधार है। सब कुछ सचेत है और सब प्रेम से जुड़ा है। और शायद कम्युनिकेशन की जो संभावनाएं हैं वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये अनुभव करने का निमंत्रण है। स्रोत हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं, सुनने का, जुड़ने का, अपनी सोच पर सवाल उठाने का और अपनी चेतना को विस्तार देने का। चर्चाओं में ये भी कहा गया कि ऐसे अभ्यास हमें धीरे धीरे जीनियस बना सकते हैं, क्योंकि वो हमें सीधे उस इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं जो हर चीज में मौजूद है। अंत में सभी सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर कोई सचमुच कोशिश करे अपनी रोजमर्रा की बातचीत से परे सुनने की, शायद अपने बगीचे के किसी पुराने पेड़ से या घर की किसी कुर्सी से, तो क्या अनुभव हो सकता है? क्या पता असलियत की हमारी अपनी समझ में कोई बदलाव आ जाए।